गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए रेनेसांस जो लिटरेचर का रेनेसांस जो एज थी जो मैंने स्टार्ट करी थी उसी को ही आगे बढ़ा रही हूँ। अगर आपने ये इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आपको जो है एक लिंक जो आ रहा है वो आप उस पर क्लिक करके वो देख सकते हैं, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी जो है उस लिंक का दिया हुआ है जिसमें आप जो है वो इससे पहले का लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। रेनेसांस को कवर करने का मेरा रीज़न ये है कि टीजीटी पीजीटी का, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज जो है वो बहुत जल्द आने वाली है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एजेस को पढ़ने का क्या फ़ायदा। देखिए, एजेस को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको बहुत सारे राइटर्स के बारे में नहीं पता चलेगा। जैसे कि एग्ज़ाम का लेवल जो है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है तो हम लोगों को हर चीज़ जो है वो कवर करके चलता रहना पड़ता है। इसीलिए मैंने भी इसमें आपको एजेस जो है वो करवा रही हूँ। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और इसके अलावा मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप इसके बाद कौन सी एज जो है वो पढ़ना चाहते हैं। हालांकि अभी तो मैं रेनेसांस एज को ही कवर जो है वो करूंगी, उसके बाद आप लोग के जो कमेंट्स के हिसाब से मैं डिसाइड करूंगी कि इसके बाद मैं आप लोगों को कौन सी एज जो है वो पढ़ाऊं। थैंक यू वेरी मच। चलिए जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को जब रेनेसांस एज के बारे में बताया था तो ये बताया था कि अर्ली ट्यूडर वंश की शुरुआत कब हुई। रेनेसांस जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है। रेनेसांस क्या था? रीबर्थ और रिवाइवल ऑफ लर्निंग। और जो है कब हुआ? फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की वजह से जो है वो लोग जो ग्रीस के लोग थे वो भागकर जो है वो इटली में गए। किस तरीके से ये सब चीजें हुई आपको इससे पहले के लेक्चर में सब मिल जाएगा। मैं इससे आगे का बढ़ा रही हूँ। मैंने अभी तक ये बता दिया था कि हेनरी VIII के बच्चों में एडवर्ड VI, मैरी I के बाद जो ग्लोरियस शासन आया वो आया क्वीन एलिजाबेथ का। क्वीन एलिजाबेथ का पहले मैं उसकी बैकग्राउंड बता रही हूँ 16th सेंचुरी की। तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का जो शासन था दैट वाज 1558 to 1603। 1558 से 1603 तक क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का जो है वो शासन था। क्वीन एलिजाबेथ का द गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर कहलाता है। इट इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर। अब चलिए क्वीन एलिजाबेथ के बारे में बात करते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ ने 45 साल तक जो है इंग्लैंड पर राज करा, और उसने इंग्लैंड को एक मजबूत देश की पदवी दिलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका क्वीन एलिजाबेथ ने निभाई। कि क्वीन एलिजाबेथ के शासन में इंग्लैंड जो है वो एक बहुत मजबूत देशों में गिना जाने लगा। और ये जो है ये जो पदवी मिली उसको एक बहुत मजबूत देश की, वो ऐसे ही नहीं मिल गई। ये मिली 1588 के डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा के बाद। अब आप ये सोचेंगे, ये सब लोग रट तो लेते हैं कि स्पेनिश आर्मडा क्या कब हुआ, 1588 में हुआ, लेकिन क्या आपको इस चीज के बारे में पता है? देखिए, हिस्ट्री को अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, याद मत करिए, रटिए मत, उसके बारे में समझिए। 1588 डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा, मैं आपको इसके बारे में सारी चीज बताती हूँ कि क्या है। देखिए, पहले मैं इसके बारे में बताती हूँ, फिर आपको क्वीन एलिजाबेथ के बारे में और बताऊंगी कि क्या हुआ। कि 1588 में आप ये देख रहे हैं कि ये 1588 में जब स्पेनिश आर्मडा का जो है डिफीट हुआ था, उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ को एक मजबूत रानी माना गया था। यानी कि अपने शासन के 30 साल बाद 30 साल से रूल करते हुए हो गए थे, तब उसको एक मजबूत रानी माना गया था। चलिए इसके बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं क्या था। स्पेन का राजा था फिलिप II, जो कि उसकी हाफ सिस्टर क्वीन एलिजाबेथ की हाफ सिस्टर का भी हस्बैंड भी था। और जो स्पेन का राजा था फिलिप II, वो इंग्लैंड से बहुत ज्यादा खार खाए बैठा था। क्यों खार खाए बैठा था इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो एक प्रोटेस्टेंट थी। हालांकि उसने कभी भी अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर अपने धर्म को थोपा नहीं, लेकिन फिर भी वो एक प्रोटेस्टेंट थी। एंड यू नो वेरी वेल दैट मैरी वो जो है, मैंने इससे पहले के लेक्चर में भी बताया है कि मैरी जो है वो दैट शी वाज अ कैथलिक। और मैरी को कैथलिक जो है और ब्लडी मैरी भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने बहुत सारे प्रोटेस्टेंट्स को जो है वो जलवा के मरवाया दिया था।
तो क्वीन एलिजाबेथ जो है वो शी वॉज अ प्रोटेस्टेंट, और प्रोटेस्टेंट होने की वजह से इंग्लैंड के ऊपर जो पोप का अधिकार था, वो पोप चर्च का जो अधिकार था वो इंग्लैंड के ऊपर से छूट रहा था। तो ये पोप ने स्पेन के राजा को, फिलिप सेकंड को जो है ये प्रोवोक करा कि तुमको इंग्लैंड पर शासन करना चाहिए, इंग्लैंड को तुम्हें इन्वेड करना चाहिए। और इसका एक और, तो ये पॉलिटिकल रीजंस थे क्वीन एलिजाबेथ को उखाड़ फेंकने के लिए फिलिप सेकंड के। अब हुआ क्या कि नेदरलैंड्स में उसने अपनी जो है वो फ्लीट ऑफ शिप्स 130 शिप्स जो है उसने भेजे, 130 शिप्स, वो एक फ्लीट ऑफ, एक झुंड था शिप्स का, और वो बहुत बड़े और जो है बहुत ही आधुनिक जो है हथियारों से लैस जो है वो जो है शिप्स थे। तो उसे नेदरलैंड्स में भेजा अपनी आर्मी को कलेक्ट करने के लिए, और वहां पर जो है वो इंग्लैंड पर इन्वेड करने के लिए। इसका एक और रीजन ये था कि नेदरलैंड्स जो है वो खुद भी स्पेन से मुक्त होना चाहता था, और इसमें उसकी हेल्प इंग्लैंड कर रहा था। तो उसे ये लगा कि भाई इंग्लैंड से इस रानी को उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है, जब मेरा शासन होगा तो जो है मेरा शासन होगा तो मैं आराम से जो है वो दोनों देशों पर राज जो है वो कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक कैथलिक था। अब ये जो 130 शिप्स का जो बेड़ा है, जखीरा है, ये चला और इंग्लैंड को इन्वेड करने के लिए ये एक क्रेसेंट शेप में जो है वो फ्लोट कर रहे थे। ये जो फ्लोटिला ये जो कर रहे थे क्रेसेंट, हाफ मून की शेप में कर रहे थे, तो इन्हें हराना बड़ा मुश्किल था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके साथ जो है, इसमें इंग्लैंड का साथ जो है वो भगवान ने भी दिया। तो हुआ ये कि जो इसमें इंग्लैंड के जो 80 जो है, इंग्लैंड के पास इतनी नेवल पावर नहीं थी, लेकिन 80 शिप्स ने इंग्लैंड के जो है वो इसके ऊपर, इसमें जो मेन भूमिका निभाई थी सर फ्रांसिस ड्रेक ने, जो है सर फ्रांसिस ड्रेक ने 80 शिप्स को जो है वो खाली वेसल्स को जला दिया था, और उसमें उसने स्पेनिश आर्मडा ने उसको खदेड़ने में भूमिका निभाई थी। और उसके बाद जो है जब उन्होंने देखा था कि जलते हुए शिप्स आ रहे हैं, तो वो जो है वो सागर में भागने लगे थे। और एक इसका हवा ने भी बहुत बड़ा साथ दिया था कि वो जो शिप्स जो है वो तितर बितर हो गए थे। इस एक घटना से इंग्लैंड नेवल उसमें इतना ज्यादा जो है वो उसकी नेवल उसमें की भाई जो है नेवी में उसकी इतनी ज्यादा पावरफुल हो गया वो। और एक इसमें क्वीन एलिजाबेथ ने भी एक जो है वो स्पीच दी थी, उसने कहा था कि आई हैव द बॉडी ऑफ अ फीबल वुमेन बट आई हैव द स्टमक एंड माइंड ऑफ अ किंग एंड दैट ऑफ अ किंग ऑफ अ इंग्लैंड। तो वो जो है उसमें उसने बोला था कि भाई उसके मेरे जो है मेरी एक शरीर एक कमजोर औरत का है, मगर मेरा जो दिमाग है वो इंग्लैंड के राजा का दिमाग है, जिसे कहते हैं कि बहुत मोटिवेटिंग स्पीच थी क्वीन एलिजाबेथ की। और इस 1588 की डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा के बाद क्वीन एलिजाबेथ एक बहुत मजबूत रानी के रूप में उभर कर आई, और लोग अपनी रानी पर विश्वास करने लगे, और उसके बाद इंग्लैंड एक बहुत मजबूत देशों में गिना। तो अब आप आई होप कि आपको स्पेनिश आर्मडा को सिर्फ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे सुनेंगे और आपको याद आ जाएगा कि व्हाट वाज द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्वीन एलिजाबेथ के बारे में और कोई चीज, कि क्वीन एलिजाबेथ का और क्या इसमें योगदान था। तो आप लोगों ने ये देख लिया होगा, क्वीन एलिजाबेथ का एज को द गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। अब क्वीन एलिजाबेथ का एक और चीज देखिए कि क्वीन एलिजाबेथ ने कभी भी अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर धर्म को थोपा नहीं। उसने कैथोलिसिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म को बैलेंस करने का प्रयास करा। उसका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है 39 आर्टिकल्स। 39 आर्टिकल्स जो क्वीन एलिजाबेथ का सबसे बड़ा जो थियोलॉजी में जो कंट्रीब्यूशन है, जो कि आया था आपका 1562 में ये आया था। और ये क्या था, ये एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज थे जिसमें लोगों को ये परमिशन दी गई थी कि वे अपनी वर्नेकुलर, अपनी देसी जो है वो पूजा कर सकते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। इट मीन्स आप समझ रहे हैं, लोकल लैंग्वेज में कर सकते हैं। उनको लैटिन के हिम्स, लैटिन के जो सर्मन्स हैं उनके में जो है पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो ये 39 आर्टिकल्स उनका सबसे बड़ा जो है वो योगदान था थियोलॉजी में, क्योंकि उन्होंने बैलेंस बना के चली थी प्रोटेस्टेंटिज्म और कैथोलिसिज्म में।
चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मैंने आप लोगों को जो इंग्लैंड के जो राजा जो यहाँ तक आ रहे हैं उनके बारे में बताया। इससे पहले का लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लिटरेचर की तरफ। ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, अब हम लिटरेचर की तरफ बढ़ते हैं। तो लिटरेचर जो है, मैं अब आपको पहले लिटरेचर जो बता रही हूँ वो प्री एलिजाबेथन लिटरेचर के बारे में बता रही हूँ। आई होप कि आपको ये लेक्चर सीरीज जो है वो इंटरेस्टिंग लगे। अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है। प्री एलिजाबेथन लिटरेचर में सबसे पहले हम लोग लेते हैं, ये डेट है 1557, और 1557 में हम लोग भी ये लेते हैं, ये एलिजाबेथ से पहले का लिटरेचर के बारे में जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट आया था। कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स ये दिया था किसने? ये आया था याट एंड सरे के द्वारा। अब ये याट एंड सरे कौन थे? देखिए, याट एंड सरे के द्वारा जो है ये आया था। इसको बहुत से लोग जो है वो इसके पब्लिशर के नाम से भी जानते हैं, जो आप लोगों ने सुना ही होगा, टॉटल्स मिसलेनी। इसी कलेक्शन का नाम है, ये इसके पब्लिशर का नाम है टॉटल्स मिसलेनी, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट। लिखा किसने था? याट एंड सरे। याट एंड सरे जो है वो दरबार के कवि थे, हेनरी VIII के समय में दरबार के कवि थे। ये लोग इटली के रेनेसा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ये इटली से जाके जो है वो याट का जो किसे कहना चाहिए कि एक इसकी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है। ये लोग वहां से सोनेट लेकर आए, जो वहां पे पेट्रियार्क ने लिखने शुरू करे थे। लव सोनेट्स थे, पेट्रियार्क ने अपनी बिलवेड लॉरा के लिए वो लिखे थे, तो वो सोनेट फॉर्म जो है वो इंग्लैंड में लेकर आए। अब इसको मैं आगे और बताती हूँ इसके बारे में। और लेकिन ये जो है, इसको मैंने बताया कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट कौन लाया? याट एंड सरे लाया। इसी को ही टॉटल्स मिसलेनी के रूप में जाना जाता है 1557 में। इसके बाद में आपको एक और चीज बताती हूँ, पहले आप लोग यहाँ तक देख लीजिए, ये पॉइंट्स हैं कुछ, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि कुछ कंट्रीब्यूशन। देखिए, जो पेट्रियार्कन सोनेट था, पेट्रियार्कन, ये लोग इटली से पेट्रियार्कन सोनेट लाए। पेट्रियार्कन सोनेट जो था, पेट्रियार्क ने जबकि सोनेट लिखने स्टार्ट करे थे इटली में, तो उसी का नाम उसको दिया गया था। जो पेट्रियार्क, अब सोनेट आप जानते हैं 14 लाइन की पोएम होती है। पेट्रियार्कन सोनेट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ऑक्टेव एंड सिस्टेट। देखिए, ऑक्टेव फर्स्ट 8 लाइंस जो है वो they are called octave, and जो लास्ट 6 लाइंस हैं उन्हें सेस्टेट कहा जाता है। तो ये पेट्रियार्कल ऑक्टेव, पेट्रियार्कल सोनेट का फॉर्मेट था, जो याट एंड सरे ने वहां पे जाके देखा, वो अपने देश में लेकर आए। लेकिन उन्होंने क्या करा इसमें? अब इन्होंने क्या किया? सरे ने इस फॉर्म को मॉडिफाई कर दिया। सरे ने, याद रखिएगा, सरे ने इस फॉर्म को मॉडिफाई किया। और कैसे मॉडिफाई करा? उसने 3 क्वाट्रेन्स और 1 कपलेट में इसे मॉडिफाई कर दिया। यानी कि सोनेट को 4-4 लाइन के 3 स्टैंजा और 2 लाइन के 1 कपलेट में उसने इसे बदल दिया, जिसे इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। लेकिन वही है कि इसको, चूंकि उसकी तो बहुत कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी, इस सोनेट को फेमस बनाया शेक्सपियर ने, इसीलिए इसको शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है। लेकिन इसे याट एंड सरे इटली से लेकर आए थे। सरे ने इसके फॉर्म को मॉडिफाई करा था 3 क्वाट्रेन्स और 1 कपलेट में। आपको पता है इसके अलावा सरे का एक और कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो है, और वो क्या है? ये यहाँ पे मैं एरो नहीं लगा रही हूँ। ये जो सरे का, इस पहले आप लोग यहाँ तक देख लीजिए, उसके बाद में आपको आगे बता दूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं बिल्कुल क्रिस्प पॉइंट्स जो है वो आप लोगों को हिस्ट्री में बता रही हूँ। एंड आई जस्ट लव लिटरेचर, तो मैं इसमें जो है वो आपको बहुत ही जो है पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एलैबोरेट करने की जो है वो कोशिश कर रही हूँ। तो अब ये देखिए, सरे ने ही उसको 3 क्वाट्रेन्स और 1 कपलेट में करा, जो शेक्सपियर इंग्लिश सोनेट था, और लेकिन शेक्सपियर ने सबसे ज्यादा उसको यूज करा, उसको फेमस बनाया, तो दैट इज नोन एज, नाउ इट इज नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इसके बारे में और बताऊं। सरे का जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है दैट इज ब्लैंक वर्स।
सरे का ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है ब्लैंक वर्ड्स। जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं लेकिन नहीं जानते हैं ब्लैंक वर्ड्स का क्या मतलब है, देखिए ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स में बहुत फर्क होता है। फ्री वर्ड्स को वर्ड्स लिब्रे भी कहा जाता है। फ्री वर्ड्स का मतलब होता है नो राइम स्कीम नो मीटर, लेकिन ब्लैंक वर्ड्स का मतलब होता है राइम स्कीम तो नहीं होती है लेकिन मीटर होता है, आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर जो है वो इसमें पाया जाता है। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है 5 फीट, जिसमें अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड का जो है वो सिलसिला चलता है। तो इसमें ब्लैंक वर्ड्स में और फ्री वर्ड्स में ये फर्क है कि ब्लैंक वर्ड्स में आयम्बिक पेंटामीटर जरूर होता है, चाहे राइम स्कीम नहीं होती है, लेकिन फ्री वर्ड्स में नो मीटर नो राइम स्कीम। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि जिसमें नो राइम स्कीम एंड नो मीटर होता है तो उसे क्या कहा जाता है। लोग गलती से ब्लैंक वर्ड्स लगा देते हैं लेकिन वो ब्लैंक वर्ड्स नहीं होती है। तो सरे का ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है टू ब्रिंग ब्लैंक वर्ड्स इन लिटरेचर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और ये भी देखिए कि इसने जो है ये कहाँ इसने यूज करा था, इसने यूज किया था ट्रांसलेशन ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ बुक ऑफ वर्जिल्स एनियड। इस बुक को ट्रांसलेट करने में उसने ब्लैंक वर्ड्स का प्रयोग करा था। वर्जिल की एनियड को बुक सेकेंड एंड बुक फोर्थ को ट्रांसलेट करने में उसने ब्लैंक वर्ड्स का, तो उसका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है ब्लैंक वर्ड्स को इंग्लैंड में लेकर आना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये हमारा हुआ पोएट्री का, जो है मैंने बताया कि पोएट्री में प्री एलिजाबेथन एरा में याट एंड सरे का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिए प्रोज वर्क के बारे में बताती हूँ। इस एज का जो प्रोज वर्क था वो उसमें केवल मोटेड आर्थर जो है, मोटेड आर्थर जो एक नोटवर्दी वर्क जो है वो माना जाता है प्री एलिजाबेथन, जो कि है टॉमस मैलोरी का। ये एक नोटवर्दी जो है वो माना जाता है, एक प्रोज वर्क जो है वो माना जाता है। अब इसके बाद इसमें एक और वर्क है टॉमस मोरे का, यूटोपिया। हालांकि यूटोपिया लिखी जो गई थी वो लैटिन में लिखी गई थी 1516 में, और इसको बाद में मोरे की मृत्यु के बाद ट्रांसलेट करा था रॉबिन्सन ने इंग्लिश में। लेकिन ये जो है ये एक फेमस जो है वो प्रोज वर्क माना जाता है इसको, टॉमस मोरे की यूटोपिया। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं कि ये 1516 में लैटिन में लिखी गई थी। ये वाली जो बुक है मोरे की यूटोपिया, उसने एक ग्रीक वर्ड यूटोपोस से जो है इस वर्ड को लिया था यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है अ प्लेस विच इज टू बी फाउंड नोवेयर, एक ऐसी जगह जो कहीं पर भी नहीं मिलती है। तो इसमें उसने यूटोपिया मीन्स नोवेयर, नो प्लेस, नोवेयर। तो यूटोपिया में उसने जो है एक जो ऐसा लगता है कि ये एक सटायर है जो उसने यूरोपियन पॉलिटिकल स्थिति पर जो है वो लिखा है। और ये जो यूटोपिया था, और इसको हम इंग्लिश में उसको इसलिए नहीं सम्मिलित कर सकते हैं क्योंकि इट वाज रिटन इन लैटिन, लेटर ऑन इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, और दैट टू वाज रॉबिन्सन के द्वारा उसको ट्रांसलेट जो है वो करा गया उसकी मृत्यु के बाद, टॉमस मोरे की मृत्यु के बाद उससे ट्रांसलेट। तो यूटोपिया जो वर्ड है, ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, टॉमस मोरे की यूटोपिया की कौन सी जो है वो बुक थी जो पहले लैटिन में थी और उसकी मृत्यु के बाद जो है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा गया। तो टॉमस मोरे की यूटोपिया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक परफेक्ट इमेजिनरी वर्ल्ड है, अ प्लेस टू बी फाउंड नोवेयर, और मैंने इसमें आपको बताया कि एक यूरोपियन पॉलिटिकल कियोस के बारे में जो है, जो एक ऐसी परिस्थिति के बारे में बताया गया है, उसे एक सटायर है कि जो पॉलिटिकल कियोस के ऊपर बताया गया। तो यहाँ तक आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ गई। मैंने पोएट्री याट एंड सरे के सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के बारे में बताया, टर्टल्स मिसलेनी यूसी का है उसके बारे में बताया, और इसके बाद मोटेड आर्थर है और टॉमस मोरे की यूटोपिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसी चीज में जो सबसे ज्यादा इस प्री एलिजाबेथन लिटरेचर में जो फेमस है दैट इज ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। अब ये जो ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल है इसके बारे में आप सुनिए कि सबसे पहला जो ट्रांसलेटर है विलियम टिंडेल, विलियम टिंडेल विक्लीफ के बाद विलियम टिंडेल जो है वो पहला ट्रांसलेटर था जिसने जो है न्यू टेस्टामेंट को जो है ट्रांसलेट करा। अब देखिए बाइबल को ट्रांसलेट करने की क्या आवश्यकता पड़ी, अर्लियर इट वाज रिटन इन लैटिन, तो और ये जो है बाइबल जो है इट वाज नॉट अलाउड इन इंग्लैंड। तो कहते हैं कि विलियम टिंडेल को ने इसमें जर्मनी से जो है उसने जो है इसको ट्रांसलेट करके इंग्लैंड में जो है वो स्मगल की गई थी बाइबल जो है। और विक्लीफ के बाद विलियम टिंडेल जो था ही वाज द फर्स्ट ट्रांसलेटर जिसने इस स्क्रिप्चर को न्यू टेस्टामेंट को जो है वो ट्रांसलेट करा। और इसको जो है 1525 में विलियम टिंडेल ने 1525 में जर्मनी से जो है इसे इशू करा और जो है इसको ये स्मगल होकर आई थी और क्योंकि इंग्लैंड में ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। और जब रिफॉर्मेशन जो है वो इंग्लैंड में सेटल डाउन हो गया था और तब यहाँ पे टिंडेल की ट्रांसलेशन को जो है इसमें टिंडेल को माइल्स कवरडेल ने अपनी ट्रांसलेशन के साथ मिलाकर पब्लिश करा था बाइबल को कंप्लीट ट्रांसलेशन के में। उसने जो माइल्स कवरडेल था, विलियम टिंडेल ने करा है न्यू टेस्टामेंट को और माइल्स कवरडेल ने करा है ओल्ड टेस्टामेंट को। तो इन दोनों को मिला के जब रिफॉर्मेशन एक सेटल जो है वो बन गया था, एक सेटल जो फॉर्म नॉर्म बन गया था इंग्लैंड में, तो बाइबल को ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को मिलाकर जो है वो प्रस्तुत जो है वो किया गया था। तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये यहाँ तक जो मैंने आपको बताया प्री एलिजाबेथन पोइट्री के बारे, प्री एलिजाबेथन पोइट्री, प्रोज और ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। बाइबल भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी धार्मिक ग्रंथ आपकी अपनी भाषा में होगा तभी आप उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं उसमें क्या लिखा है, वो आप उसको ग्रैस्प कर सकते हैं। अगर वो किसी और भाषा में लिखा है तो कोई ना कोई आपको उसको समझा रहा है, तो हो सकता है कि आप उस चीज को उसकी डेप्थ तक ना पहुंचे जो इससे पहले पेपर अथॉरिटी चल रही थी। इसीलिए एक प्रोज में बाइबल का ट्रांसलेशन भी अपना उतना ही इम्पोर्टेंट में जो है उतनी ही इम्पोर्टेंस जो है वो रखता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया। कल मैं आप लोगों को एलिजाबेथन लिटरेचर के बारे में बताना शुरू करूंगी, जहां मैं शुरू करूंगी स्पेंसर से शुरू करूंगी कि स्पेंसर को पोएट क्यों कहा जाता है और स्पेंसर के बारे में, एलिजाबेथन लिटरेचर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये पूरी सीरीज में आप लोगों के साथ जो है वो शुरू करूंगी, जेम्स बॉन्ड, चार्ल्स बॉन्ड, सारी चीज जो है मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप लोग भी मुझे जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा और आप कौन सी एज के बारे में पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं कल।